हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने आरसीसी के अंदर जो डिस्कशन किया है उसके अंदर हमने डिजाइन ऑफ फ्लेक्सर मेंबर यानी कि बीम और स्लेब को हमने डिस्कशन कर लिया था, जो कि ट्रांसवर्स लोडिंग के लिए डिजाइन होती है। उसके बाद में हम लोगों ने जो है वो कंप्रेशन मेंबर यानी कि कॉलम के लिए हमने डिजाइन किया, जो कि लास्ट क्लास में हमने देखा था। कंप्रेशन मेंबर के अंदर हम लोगों ने प्योरली एक्सियली कंप्रेसर लोड, मिनिमम इसेंट्रिसिटी के साथ एंड यूनिसेंट्रिक के लिए हमने जो है वो रेस्पेक्टिव कोड को यूज करते हुए हमने डिजाइन किया और उसको हमने डब्ल्यूएसएम और एलएसएम दोनों से देखा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि कंप्रेशन मेंबर सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा अच्छे से करनी है रादर देन आप टोर्सन के प्रॉब्लम को करते हो। टोर्सन इतना ज़्यादा नहीं आता है, बट कंप्रेशन मेंबर फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, सो उसको अच्छे से करना है। नाउ आज की क्लास में हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले दैट इज डिजाइन ऑफ द फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, क्या क्या उसकी टाइप्स हैं और किस तरीके से उसके पैरामीटर हैं, सोइल कैसे उस पर लोड ट्रांसफर करती हैं, वो सारी बातें आप लोग सोइल मैकेनिक्स के अंदर आप देख चुके हैं, जिसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और पूरा जियोटेक अगर हम देखें तो सोइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन दो अलग अलग कैटेगरी में रहता है, तो वहाँ पे आपने सारी इसकी डिटेलिंग देख ली होगी, जिसके अंदर फाउंडेशन कितने तरह का होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से सोइल उस पर ट्रांसफर करती हैं, और टाइप ऑफ फाउंडेशन हम लोग किस बेसिस पे देते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो आपने सोइल मैकेनिक्स में अच्छे से कवर कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ये रहेगा कि जब हमारे पास हमें फाउंडेशन देना है तो कौन सी सोइल के लिए कौन सा फाउंडेशन देंगे उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देखेंगे। देन हम लोग आ जाएंगे फाउंडेशन की डिजाइन पे। लोड कैसे आएगा वो सोइल बताएगा कि भाई ये लोड आ रहा है, इसके लिए फाउंडेशन डिजाइन करिए, सोइल की बियरिंग कैपेसिटी ये है, ये सोइल मैकेनिक्स आपको बता देगी। बट हियर हम क्या करने वाले हैं कि जब कॉलम पे लोड आएगा सुपर स्ट्रक्चर से, सुपर स्ट्रक्चर मीन्स प्लिंथ लेवल के ऊपर का जो पोर्शन होता है स्ट्रक्चर का वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है, और प्लिंथ लेवल के नीचे का जो स्ट्रक्चर रहता है उसको हम लोग सब स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर है। तो जब सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर पे लोड आता है यानी कि फाउंडेशन पे लोड आता है, तो हमारा कंसर्न ये है कि भाई उस लोड को ट्रांसफर करने के लिए ये जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं वो कैपेबल होना चाहिए, ताकि लोड को ग्राउंड के ऊपर इजीली ट्रांसफर कर सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, लोड ट्रांसफर तभी होगा ना जब लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस आ रही हैं वो सोइल की बियरिंग कैपेसिटी से लेस रहे, then only the soil can then only the foundation can transfer to the load। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी भी वॉल को कब तक पुश कर सकते हैं, जब तक लोड वॉल की कैपेसिटी आपके लोड से ज्यादा है तब तक उसको रजिस्ट करेगी। अगर आपने उससे ज्यादा लोड लगा दिया तो जो है वॉल गिर जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक वैसे ही अगर मैं फाउंडेशन की बात करता हूं दोस्तों, तो जैसे सुपर स्ट्रक्चर से लोड आता है वो लोड फाउंडेशन के थ्रू ग्राउंड पे ट्रांसफर होगा, और जब ग्राउंड पे ट्रांसफर होगा तो उस केस में सोइल की बियरिंग कैपेसिटी जो है कैपेबल होनी चाहिए, या दूसरी लैंग्वेज में ये बोलें कि भी लोड की वजह से जो स्ट्रेस आई है वो बियरिंग स्ट्रेस से लेस होना चाहिए। अगर लेस होता है देन इजीली ट्रांसफर कर जाएगा, नहीं होता है तो आपको फाउंडेशन का डायमेंशन कुछ इस तरीके से डिसाइड करना है कि लोड की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुई है वो स्ट्रेसेस सोइल की बियरिंग कैपेसिटी से लेस रहे। जिस डायमेंशन पे ये वैल्यू लेस हो जाएगी वही डायमेंशन फाउंडेशन की फाइनल डायमेंशन होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने जनरल बात करी फाउंडेशन किस बेसिस पे देंगे। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल डिफरेंट सोइल के लिए क्या क्या होती है वो आप लोगों को आरसीसी सोइल मैकेनिक्स में आपको जो है आपने उसको पूरा डिटेल से कर रखा है, क्या उसका पैरामीटर होते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज तो क्लियर होगी कि भी फाउंडेशन का पर्पज क्या है। फाउंडेशन का पर्पज है कि भी सुपर स्ट्रक्चर के लोड को जो सब स्ट्रक्चर पे आएगा और उसके लोड को ग्राउंड पे प्रॉपरली ट्रांसफर करना। तो फाउंडेशन का पर्पज हो गया दैट इज, इसका पर्पज हो गया इट इज द सब स्ट्रक्चर, इट इज सब स्ट्रक्चर, इट इज सब स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर द लोड, which transfer the load from superstructure to ground, from
सुपर स्ट्रक्चर टू ग्राउंड। ये सुपर स्ट्रक्चर से ग्राउंड के अंदर क्या करती है, सोइल जो है फोर्सेस को ट्रांसफर करती हैं। अब अगर हम थोड़ी सी इसमें बात करें दोस्तों तो आगे क्या होगा, इसमें अगर हम देखें तो भाई हमारे पास में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होना चाहिए और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। एज पर IS 1080 कोड के हिसाब से अगर हम बात करें, एज पर IS 1080 कोड के करस्पॉन्डिंग मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो होता है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो होता है दैट इज द 500 mm। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो होता है दोस्तों वो 500 mm होगा। नेक्स्ट हो जाएगा, हम जो है एक रेनकाइन थ्योरी है जो आपने सोइल में जरूर देखा होगा, तो रेनकाइन थ्योरी के करस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दिया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फ्रॉम रेनकाइन थ्योरी के करस्पॉन्डिंग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो दिया जाएगा वो हो जाएगा दैट इज डी मिनिमम इज इक्वल टू मस्ट बी ग्रेटर देन Q अपॉन गामा इंटू 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन या फॉर्मूला बोल दो आप इसे। ये रेनकाइन थ्योरी के करस्पॉन्डिंग दिया गया है, जहां पे डी मिनिमम हो जाएगा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एंड क्यू हो जाएगा आपके पास में दैट इज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। यहां पे अगर हम देखें तो डी मिनिमम हो जाएगा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डी मिनिमम हो जाएगा दिस इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एंड क्यू हो जाएगा दैट इज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल एंड गामा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द सोइल एंड फाई हो जाएगा दैट इज द एंगल ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सोइल या रिपोज एंगल। तो ये हो जाएगा दैट इज एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सोइल, सो माय डियर फ्रेंड, ये जो फॉर्मुलेशन दिया गया है ये फॉर्मुलेशन दिया गया है सोइल की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए। इसमें लोड का कहीं रोल नहीं है। मतलब रेनकाइन ने ये कहा था कि पर्टिकुलर अगर आपके पास में नेचर ऑफ द कोई सोइल है तो उस सोइल के लिए आपको अगर मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन अगर कैलकुलेट करना है तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि भाई इतना डेप्थ तो इस सोइल के लिए देना ही देना है, डजंट मैटर लोड कुछ भी हो। अगर लोड ज्यादा होता है देन अकॉर्डिंगली डिजाइन करिए, बट लोड अगर कम भी होता है और उससे अगर आपके पास में कम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आती है तो भी रेनकाइन ये कहता है कि इस सोइल के लिए कम से कम इतना फाउंडेशन तो आपको देना ही होगा। अगर इससे ज्यादा जरूरत हो रही है, लोड अगर ज्यादा हो रहा है, देन यू कैन प्रोवाइड द मोर डायमेंशन ऑफ द फाउंडेशन अकॉर्डिंगली। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। और ये दोस्तों आप जानते हैं ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो है वो दिया गया रेनकाइन के हिसाब से। अब आते हैं हम लोग फुटिंग की डेप्थ निकालते हैं, जिसके अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि कॉलम से जो लोड आता है वो लोड 45 डिग्री एंगल पे स्प्रेड होगा और उसके हिसाब से हम लोग किस तरीके से जो है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन देखते हैं वो हम देख लेते हैं। सो दिस इज द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन जो रेनकाइन थ्योरी के हिसाब से दिया गया। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जब हमारे पास में मान लीजिए सपोज करिए हमारे पास में कोई भी एक जो है कॉलम है, दिस इज द कॉलम सेक्शन, it is the column section and it is the subjected to the it is rested on this foundation। ये इस फाउंडेशन पे रेस्ट कर रहा है, जिसके अंदर हम लोग ये जानते हैं दिस इज द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, दिस इज द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। और इसके अंदर अगर हम देखें दोस्तों तो हमारे पास में ये हो जाएगा एंगल, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एंगल होता है जिसको हम लोगों ने अल्फा से डिनोट किया है, ये एंगल आपको इस तरीके से रखना है कि आपके पास में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज द टेन अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.9 लेस देन इक्वल टू 0.9 100 क्यू नोट अपॉन गामा प्लस 1 100 क्यू नोट अपॉन गामा प्लस 1। सो दोस्तों इसमें आपके पास में क्या होगा, यहां पे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो दिया गया है वो हम लोग बात कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, वो हम बात कर रहे हैं फुटिंग के रेस्पेक्ट में। अब इस फॉर्मूलेशन को मॉडिफाई भी किया गया है, इस फॉर्मूलेशन को मॉडिफाई भी किया गया है। वो कैसे किया गया है, अगर मैं ये फुटिंग अगर स्टोन वगैरह की देता हूं तो गामा लिखेंगे, वहीं अगर मैं कंक्रीट वगैरह की देता हूं तो यहां पे ये आ जाएगा आपके पास में दिस इज एफसी के। और ये जो डायमेंशन है दोस्तों, ये जो डायमेंशन है वो इसके हिसाब से डिसाइड होगी, दिस इज द वन। तो हम लोग जो डेप्थ ऑफ फुटिंग देंगे वो इसके करस्पॉन्डिंग दिया जाएगा, डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है दोस्तों इसके करस्पॉन्डिंग दिया जाएगा जब किसी भी कॉलम पे एक्सियली लोड लग रहा होता है। तो हियर इट इज दिस इज द एक्सियल लोड P। अगर एक्सियल लोड P लग रहा है तब उस केस में हम लोग जो है वो ये देते हैं। नाउ ये आपके पास में हो गया डेप्थ ऑफ फुटिंग को लेके। अब अगर हम थोड़ी सी बात और करें तो भाई हमारे पास में जो है टाइप ऑफ फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ फाउंडेशन दोस्तों जो है, टाइप ऑफ फाउंडेशन की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों टाइप ऑफ फाउंडेशन दो तरीके का होता है, एक हो जाएगा सेलो फाउंडेशन और एक हो जाएगा डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन एक हो जाएगा सेलो फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन एक हो जाएगा डीप फाउंडेशन, दूसरा हो जाएगा सेलो फाउंडेशन। इसमें अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा दैट इज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज मोर, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज मोर, बहुत ज्यादा होती हैं, और इसमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन लेस रहती हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है वो लेस रहता है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो है वो लेस रहता है, लेस बहुत कम रहता है। क्लियर है। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल अगर देखता हूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन जो होता है दोस्तों इसका मेन एग्जाम्पल है, और पाइल के अंदर आपने देखा होगा इसके अंदर फाउंडेशन जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिया जाता है लाइक दिस, और ये यहाँ पे जो है वो सोइल है, दिस इज द सोइल, और दिस इज नोन एज द पाइल फाउंडेशन, और ये आरसीसी का होता है। क्लियर है। समटाइम्स इसमें रिब भी दे देते हैं, समटाइम्स इसके अंदर रिब भी दे दिए जाते हैं कुछ ऐसे, तो यहाँ पे इस तरीके से दिया जाता है। और इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है मेनली वो स्किन फ्रिक्शन के द्वारा, यानी कि पाइल फाउंडेशन की सरफेस पे और सोइल के बीच में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो रहा है उसके द्वारा लोड रजिस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, लोड ट्रांसफर थ्रू, इसमें हो जाएगा दैट इज इसके अंदर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट लोड ट्रांसफर थ्रू, लोड ट्रांसफर थ्रू, ट्रांसफर थ्रू फ्रिक्शन बिटवीन, फ्रिक्शन बिटवीन सोइल एंड फाउंडेशन, सोइल एंड फाउंडेशन। तो इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है दोस्तों वो फ्रिक्शन बिटवीन सोइल एंड फाउंडेशन, दोनों के फ्रिक्शन के बीच में, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके द्वारा ट्रांसफर होता है। इसमें जो लोड ट्रांसफर होता है, लोड ट्रांसफर जो होता है वो हो जाएगा, लोड जो ट्रांसफर होगा, लोड ट्रांसफर थ्रू बियरिंग एक्शन, थ्रू बियरिंग एक्शन, बियरिंग एक्शन। बियरिंग एक्शन का मतलब क्या हो गया कि लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रही है, स्ट्रेस ड्यू टू लोड, स्ट्रेस ड्यू टू लोड, स्ट्रेस ड्यू टू लोड मस्ट बी लेस देन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, मस्ट बी लेस देन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल।
इसके जो टाइप्स होते हैं दोस्तों, इसके जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, यानी कि अगर इसके एग्जांपल देखते हैं तो ये हो जाएगा आइसोलेटेड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, हर कॉलम के लिए हम लोग अलग अलग फुटिंग देते हैं। दूसरा हो जाएगा कंबाइंड फुटिंग, दूसरा हो जाएगा कंबाइंड फुटिंग, तीसरा हो जाएगा वॉल फुटिंग या स्ट्रिप फुटिंग, वॉल फुटिंग और स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रिप फुटिंग, वॉल फुटिंग और स्ट्रिप फुटिंग। चौथा हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास हो जाएगा दैट इज राफ्ट फाउंडेशन। ये हो जाएगा दोस्तों राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो होते हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन है, इसके बारे में ऑलरेडी आप जो है डिस्कशन कर चुके हैं सोइल के फाउंडेशन वाले चैप्टर के अंदर, और पूरा डिटेल में आप लोग देख चुके हैं कौन सा क्या होता है, किस तरीके का होता है। अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी बात करता हूं, इनके बारे में आइडिया दे देता हूं। आइसोलेटेड फुटिंग की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आइसोलेटेड फुटिंग जो होता है, आइसोलेटेड जो फुटिंग होता है उसके अंदर क्या रहता है, हर कॉलम के लिए इंडिविजुअल फुटिंग दिया जाता है। हर कॉलम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल फुटिंग देते हैं, हर कॉलम के लिए इंडिविजुअल फुटिंग देते हैं। अब ये आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर आपके पास में जो ऐसा भी दे सकते हो, इस तरीके से भी फुटिंग दे सकते हो, ये भी आप जो है इस तरीके से भी दिया जा सकता है, राइट। और इसके अंदर जो फुटिंग है वो कुछ ऐसे भी दिया जा सकता है लाइक दिस। इसमें जो फुटिंग है माय डियर फ्रेंड्स वो कुछ ऐसे भी हम लोग दे सकते हैं, इसमें जो है वो इस तरीके से भी दिया जा सकता है लाइक दिस। तो मैं अगर इसमें थोड़ा सा अगर देखूं तो ये हो जाएगा कुछ, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, हियर इट इज। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसको बोला जाता है, ये जो है इसको मैं बोल सकता हूं आइसोलेटेड प्लेन फुटिंग। ये हो जाएगा आपके पास में प्लेन फुटिंग, प्लेन फुटिंग। और प्लेन फुटिंग के अंदर इसका जो एरिया होगा ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। इसका जो शेप होगा वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। ये कहलाता है स्टेप फुटिंग, ये कहलाता है स्टेप फुटिंग। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप फुटिंग, यानी कि इसके अंदर हम जो फुटिंग देते हैं वो दो अलग अलग मतलब पार्ट में बना के देते हैं। ये कहलाता है स्लोप फुटिंग, ये कहलाता है स्लोप फुटिंग। ये कब दिया जाता है, ये प्रोवाइड करते हैं, इट इज प्रोवाइड व्हेन, इट इज प्रोवाइड, it is provide when sufficient space, sufficient space is available, sufficient space is available for, sufficient space is available for provide footing, provide footing। अगर मेरे पास में sufficient space अवेलेबल है तब मैं इसको जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूं। सिंपल है, ओके। सो ये होता है आपके पास में आइसोलेटेड फुटिंग को लेके। और जनरली हम लोग जो डिजाइन करेंगे, जो अपने सिलेबस में है, आगे हम बात करेंगे आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर फुटिंग को हम लोग बात करने वाले हैं। और ये किस तरीके से डिजाइन होगा, क्या होगा, वो आगे हम डिजाइन पार्ट में देखेंगे। ये हो गया आइसोलेटेड फुटिंग। दूसरा हो जाएगा हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कंबाइंड फुटिंग। दूसरा हो जाएगा दोस्तों कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग क्या होता है दोस्तों, कंबाइंड फुटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड फुटिंग के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में तो मैं अगर इसमें थोड़ा सा बात करूं तो क्या हो जाएगा, अगर इसके अंदर हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से। ये आपके पास में कोई भी फुटिंग है जिसका मैं फ्रंट व्यू देख रहा हूं, एक कॉलम यहां लग रहा है, दूसरा कॉलम यहां लग रहा है, दूसरा कॉलम यहां लग रहा है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे लाइक दिस, टॉप व्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। और अगर आप इसका रियल व्यू देखेंगे तो रियल व्यू बनेगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये होगा कुछ ऐसे, नहीं ये ऐसे नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में एक कॉलम है, दिस इज द P1, ये आपके पास में कॉलम हो जाएगा,
इसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो P1 लग रहा है और इसके ऊपर लोड लग रहा है वो P2 लग रहा है। सिंपल सी बात है। तो मैं दोस्तों जब इसके अंदर डिस्पर्सन करूंगा लोड का, तो लोड का डिस्पर्सन करूंगा तो क्या होता है, लोड का डिस्पर्सन करता हूं तो मैं उस केस में क्या देखता हूं कि भाई मेरे पास में इंडिविजुअल जो फुटिंग होती है, आइसोलेटेड जो फुटिंग होती है, वो लोड को कैसे डिस्पर्स करेगी, वो लोड को डिस्पर्स करती है कुछ ऐसे। ये लोड को कैसे डिस्पर्स करेगी, ये लोड को डिस्पर्स करती है कुछ ऐसे। यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों, उसके अंदर इस लोड का इफेक्ट आता है, इस लोड का इफेक्ट आता है। अगर मैं यही चीज इस वाली फुटिंग में देखता हूं, अगर मैं दोनों के लिए अलग अलग फुटिंग देता हूं तो मेरे पास इसका डिस्पर्सन होगा कैसे इधर, और इसका डिस्पर्सन होगा कुछ ऐसे, इसका डिस्पर्सन होगा कुछ ऐसे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस वाले पोर्शन में अगर देखूं तो इस वाले पोर्शन में जो है जो स्ट्रेसेस आ रही है लोड की वजह से, जो स्ट्रेसेस स्प्रेड हो रही है वो ओवरलैप कर रही है। और ओवरलैप करने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों के दोनों कॉलम जो हैं वो क्या कर जाएंगे, इधर की साइड टिल्ट कर जाएंगे, इधर की साइड टिल्ट कर जाएंगे। तो जब टिल्ट कर जाएंगे तो ये सेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमारे पास में सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल नहीं है आइसोलेटेड फुटिंग के लिए, दूसरा स्ट्रेस इन द सोइल इज ओवरलैप ड्यू टू द लोड, इन दैट केस हम क्या करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं कि भाई हम लोग अलग अलग फुटिंग ना देके, हम लोग अलग अलग फुटिंग ना देके हम क्या करते हैं, एक ही फुटिंग दे देते जिसके अंदर कुछ कॉलम एक साथ रेस्ट करते हैं। तो ये कब प्रोवाइड होता है, व्हेन इट इज प्रोवाइड व्हेन, कब प्रोवाइड करते हैं, व्हेन पहला हो जाएगा सफिशिएंट स्पेस इज नॉट अवेलेबल, sufficient space is not available for isolated footing, sufficient space available नहीं है isolated footing के लिए, तब हम इसको देते हैं। और कब देते हैं, when stress in soil is overstress, जब सोइल में स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हो जाती है यानी कि ओवर स्ट्रेस हो जाती है, तब इसमें हम देते हैं इन दिस। इसके अंदर ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इन दिस सम ऑफ कॉलम्स ऑफ बिल्डिंग, सम ऑफ कॉलम्स आर रेस्ट ऑन सिंगल फुटिंग, ये क्या करते हैं, सिंगल फुटिंग पे रेस्ट करते हैं। इसका जो शेप रहता है दोस्तों, इसका जो शेप रहता है वो शेप रहता है या तो रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजोइडल, ट्रेपेजोइडल, और भी किसी भी शेप में बना सकते हैं, बट जनरली ये जो है वो इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। तो मैं अगर इसका टॉप व्यू देख रहा हूं दोस्तों, तो टॉप व्यू कैसा दिखेगा मुझे, टॉप व्यू दिखेगा कुछ इस तरीके से, ये कॉलम यहां है, ये कॉलम यहां है और ये कॉलम यहां है। अब इसका शेप कैसे डिसाइड करेंगे वो आगे हम देखेंगे, जब हम इसके बारे में बियरिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तब उसके बारे में हम देखेंगे। सो दिस इज द आइसोलेटेड फुटिंग एज वेल एज द कंबाइंड फुटिंग। वॉल फुटिंग और राफ्ट फाउंडेशन जो दिया जाता है वो क्या देते हैं, वो मैं आपको वर्बली बता देता हूं, वो उनका एनालिसिस अपने सिलेबस में नहीं है। तो वॉल फुटिंग जो दिया जाता है दोस्तों, वो दिया जाता है जब हमारे पास लोड बियरिंग वॉल है या मेसनरी वॉल है, ये जितने भी फुटिंग है उसके अंदर लोड सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड आ रहा है वो कॉलम के थ्रू आ रहा है और कॉलम किसी एक ही जगह लगा है। अगर मैं बोल देता हूं कि मैं बाउंड्री पे जो है कॉलम ना लगा के लोड बियरिंग वॉल लगाता हूं, तो लोड बियरिंग वॉल लगाऊंगा तो जितनी लेंथ तक वॉल आपने दे रखी है उतनी लेंथ तक आपको फाउंडेशन भी देना है। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वॉल फुटिंग देते हैं, मतलब पूरी लेंथ के अलोंग फुटिंग देते हैं। मेशनरी स्ट्रक्चर यू नो दैट, उसमें जो वॉल होती है लोड बियरिंग होती है, तो वहां पे जो है वो लोड बियरिंग वहां पे जो है वॉल फुटिंग दी जाती है।
इसके अलावा वॉल फुटिंग का वहां पे भी देते हैं। अगर मैं आइसोलेटेड फुटिंग देता हूं या मैं कंबाइंड फुटिंग देता हूं, तब उस केस में ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, ये वाला पोर्शन जो है वो आपके नेबर के एरिया में जाएगा। अगर आप जो है आपके जैसे रूम, आपका बिल्डिंग का प्लान अगर ये है और आप अगर यहाँ पे कॉलम दे रहे हैं, जस्ट बाउंड्री पे कॉलम दे रहे हैं और आपने आइसोलेटेड या कंबाइंड फुटिंग दिया, तो ये वाला पोर्शन जो होगा आपके नेबर के एरिया में जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, नेबर वाला अलाउ नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो उस केस में भी हम लोग वॉल फुटिंग देते हैं। उस केस में भी हम लोग क्या देते हैं, वॉल फुटिंग देते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा कुछ कंडीशन ऐसे। चलिए, तो वॉल फुटिंग जो दिया जाता है वो कब देंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, वॉल फुटिंग जो दी जाती है वो दी जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगा वॉल फुटिंग। वॉल फुटिंग ये प्रोवाइड होता है, ये कब प्रोवाइड होता है, ये प्रोवाइड हो जाएगा दोस्तों, इट इज प्रोवाइड कब होता है, व्हेन आइसोलेटेड और कंबाइंड फुटिंग, आइसोलेटेड और कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग cannot provide provide due to limited space, due to limited space, due to limited space, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वॉल फुटिंग देते हैं। और जनरली इट इज प्रोवाइड अंडर, generally it is provide under load bearing wall, under load bearing wall, masonry structure etc, तब उस केस में हम लोग क्या देते हैं, तब उस केस में हम लोग जो है वॉल फुटिंग देते हैं। शियर वॉल के अंडर भी दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा तीसरा, लास्ट आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है और किस तरीके का होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो माय डियर फ्रेंड, राफ्ट फाउंडेशन जो होता है दोस्तों, ये तब दिया जाता है जब आप किसी भी कॉलम के अंदर, बिल्डिंग के मान लीजिए बिल्डिंग में 20 कॉलम लगे या 22 से 25 कॉलम लगे या और भी ज्यादा लगे हैं, आप किसी भी कॉलम में रिलेटिव सेटलमेंट नहीं चाहते और आप ये कतई नहीं चाहते हैं कि भी पूरी बिल्डिंग के अंदर स्मॉल सा सेटलमेंट हो। जितनी ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, जैसे मान लीजिए बुर्ज खलीफा है, आप जानते हैं बहुत उसका स्ट्रक्चर का राइज बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं, जिनकी स्टोरी 100 स्टोरी होती है, 80 स्टोरी बिल्डिंग जो होती हैं, उसमें अगर मान लो कोई भी कॉलम का फाउंडेशन अगर 1 mm टिल्ट कर जाता है, अगर वो 5 मीटर पे 1 mm का टिल्ट कर जाता है, सुनिएगा ध्यान से, 5 मीटर के हाइट के कॉलम पे 1 mm का अगर कॉलम टिल्ट कर जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए 800 मीटर की राइज के अंदर, 800 मीटर की राइज के अंदर ये पूरी बिल्डिंग कितना टिल्ट कर जाएगी टॉप पे। हर 5 मीटर पे 1 mm का टिल्ट हो रहा है, तो 800 मीटर पे कितना होगा, टू मच। और उस केस में स्लाइटली अगर लेटरल लोड लग गया, जो कि विंड की वजह से आएगा, उस इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट मींस जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग होती है उसमें उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी को लेके हम बात करते हैं। तो राफ्ट फाउंडेशन वहां दिया जाता है जहां पे हमें बहुत हेवी लोड ट्रांसफर करना होता है और किसी भी तरह का कोई भी सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट हम नहीं चाहते, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन हम नहीं चाहते हैं, तब उस केस में हम लोग राफ्ट फाउंडेशन देते हैं। और सेलो फाउंडेशन के जितने भी टाइप है दोस्तों, उसमें राफ्ट फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जिसकी डेप्थ ज्यादा होती है, तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट अगर हम देखें तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसके अंदर इट इज प्रोवाइड, ये हो जाएगा इट इज प्रोवाइड व्हेन, कब प्रोवाइड करते हैं, व्हेन नो रिलेटिव सेटलमेंट
इज रिक्वायर्ड, नो रिलेटिव सेटलमेंट इज परमिटेड। अगर मैं रिलेटिव सेटलमेंट परमिट नहीं करता हूं तब हम इसको देते हैं, राइट। एंड और हैवी लोड नीड टू ट्रांसफर, हैवी लोड अगर हमें ट्रांसफर करना होता है तब उस केस में हम लोग जो है वो राफ्ट फाउंडेशन देते हैं। जनरली राफ्ट फाउंडेशन का डेप्थ, ऑब्वियस सी बात है, पूरी बिल्डिंग का लोड अगर एक ही फुटिंग पे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेप्थ ज्यादा ही होगी। सो इसमें क्या रहती है, इसके अंदर देखें तो डेप्थ ऑफ राफ्ट फाउंडेशन इज मच मोर देन अदर फाउंडेशन के रेस्पेक्ट में दोस्तों इसकी डेप्थ क्या रहती है, ज्यादा रहती है कंपैरेटिवली। क्लियर है? तो ये हो गया टाइप ऑफ फाउंडेशन के बारे में। इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जो हैं सोइल में देख चुके हैं, बट थोड़ा सा रिव्यू करना था तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, अक्सर ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। नाउ ये तो हो गया दोस्तों हमारे पास नॉर्मल सी बात जो हम लोग बात कर रहे थे। टाइप ऑफ फाउंडेशन क्या होता है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होता है, किस तरीके से हम लोग जो है इसको समझते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो सोइल प्रेशर डायग्राम बना लेते हैं अलग अलग फुटिंग के लिए और देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं दोस्तों तो मैं यहां पे क्या मेजर करना चाह रहा हूं, मैं जो है करना चाह रहा हूं प्रेशर डायग्राम, सोइल प्रेशर डायग्राम क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों सोइल प्रेशर डायग्राम की अगर हम बात करें तो मान लीजिए मेरे पास में किसी भी फुटिंग पे जो लोड लग रहा है, मान लीजिए सिंगल फुटिंग है। अगर मैं आइसोलेटेड फुटिंग की बात करता हूं तब क्या होगा, देखिए अगर मैं आइसोलेटेड फुटिंग की बात कर लेता हूं, पहला आइसोलेटेड फुटिंग के लिए तो दोस्तों आइसोलेटेड फुटिंग का सीधा फंडा है कि भाई हमने एक कॉलम दिया और उसके नीचे फाउंडेशन दी, दिस इज द वन, इसके फाउंडेशन दी। ऑब्वियस सी बात है इस पे जो लोड लग रहा होगा वो लोड जो है एक ही लोड होगा, एक ही कॉलम में तो एक ही लोड होगा। सो मैंने इस लोड का नाम दे दिया दैट इज द पी। इस पी की वजह से यहाँ पे कैसा डायग्राम बनेगा वो हमें देखना है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जब डायग्राम बनाएंगे हम लोग इस फुटिंग के लिए, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वो डायग्राम ओनली एक्सटर्नल लोड की वजह से नहीं बनेगा, इसके वेट की वजह से भी बनेगा, वेट ऑफ द फाउंडेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं बात करता हूं मान लीजिए मेरे पास में किसी भी फुटिंग पे लोड फ्रॉम कॉलम की अगर मैं बात करता हूं तो लोड फ्रॉम कॉलम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दैट इज P इज इक्वल टू P1। ये आइसोलेटेड फुटिंग के लिए हो गया। अगर मेरे पास एक से ज्यादा कॉलम अगर हैं, इफ more columns on single footing जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग, अगर मैं बात करता हूं कंबाइंड फुटिंग को लेके तब उस केस में हो जाएगा दैट इज PR, यहाँ पे PR होगा P1 और यहाँ पे PR हो जाएगा P1 प्लस P2। सपोज करिए आपके पास में जो फुटिंग है माय डियर फ्रेंड्स उसके ऊपर जो है इस तरीके से लोड लग रहे हैं, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया, लाइक दिस। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे P1 लोड लग रहा है, यहाँ पे P2 लोड लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। और आइसोलेटेड के लिए हमारे पास क्या होगा, P1 होगा फॉर आइसोलेटेड। ये हमने आइसोलेटेड के लिए बात करी है, दिस इज फॉर आइसोलेटेड। सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स ये हमने बात करी आइसोलेटेड के लिए, दिस इज फॉर आइसोलेटेड। अब क्या होगा कि भाई ये तो हमने एक्सटर्नल लोड का बात किया, नाउ इस लोड की वजह से हम फुटिंग का डायमेंशन देने वाले हैं, तो हम लोग सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग जो कंसीडर करेंगे,
सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग जो कंसीडर करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, वो हम लोग लेते हैं दोस्तों 0.10, ये हम लोग लेते हैं 0.10 से लेके 0.20 तक ऑन 0.10 से 0.20 इंटू रिजल्टेंट लोड फ्रॉम द कॉलम, रिजल्टेंट लोड फ्रॉम कॉलम पी आर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, पी आर इज द रिजल्टेंट लोड, पी आर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा दैट इज द रिजल्टेंट लोड। जब सिंगल लोड लग रहा है, जब सिंगल लोड लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है पी आर इज इक्वल टू पीई होगा, और अगर कंबाइंड फुटिंग है तब उस केस में सम हो जाएगा, और ज्यादा कॉलम है तो तीनों का सम हो जाएगा। तो हम लोग सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग जो लेते हैं दोस्तों वो कितना लेते हैं, 0.1 यानी कि 10 से 20% ऑफ रिजल्टेंट लोड लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स टोटल लोड कितना हो जाएगा, अगर मैं टोटल लोड की बात करता हूं दिस इज द पी टी इज इक्वल टू, मैं इसको मैक्सिमम को लेके बात कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी प्लस 0.2, ये हो जाएगा पी आर प्लस 0.2 पी आर, पी आर प्लस 0.2 पी आर, तो पी टी हो जाएगा आपके पास में पी टी इज इक्वल टू 1.2 पी आर, हियर इट इज। तो दिस इज द रिजल्टेंट लोड, दिस इज द रिजल्टेंट लोड, या सॉरी टोटल लोड आ गया। अब क्या करना है, हम ये जानते हैं दोस्तों कि भाई हमारे पास में जो है फुटिंग का अगर हमें एरिया निकालना है, फुटिंग का अगर हमें एरिया निकालना तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस ड्यू टू द लोड। हमने क्या लिखा था आइसोलेटेड फुटिंग में, स्ट्रेस ड्यू टू लोड, कहाँ गया, इसमें हमने लिखा था फुटिंग के लिए हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, हमने ये लिखा था स्ट्रेस ड्यू टू लोड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। इसमें लोड ट्रांसफर कैसे होता है, स्ट्रेस ड्यू टू लोड लेस देन इक्वल टू बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। स्ट्रेस ड्यू टू लोड जो होगा माय डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस ड्यू टू लोड हो जाएगा दैट इज पी टी अपॉन एरिया इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू क्यू नोट। तो मैं अगर बात करता हूं दोस्तों इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, इस डायग्राम को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं तो बाद में देखेंगे इसे। तो माय डियर फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास में जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, इसमें अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, एंड ये हो जाएगा कुछ ऐसे। सो दिस इज द वन। अब अगर हम बात करें आगे इसके अंदर, तो हम ये जानते हैं अगर हमें डेप्थ ऑफ यानी कि एरिया ऑफ फुटिंग अगर निकालना है तो एरिया ऑफ फुटिंग कैसे हो जाएगा, एरिया ऑफ फुटिंग हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ फुटिंग हो जाएगा ए रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल लोड अपॉन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, यानी कि पी टी अपॉन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल क्यू नोट। सिंपल सी बात है। तो ये आपको क्या देगा, ये देगा ए रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1.2 पी आर डिवाइडेड बाय क्यू नोट, और क्यू नोट होता है दोस्तों बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। इससे आप क्या करोगे, जो है लेंथ और विड्थ फाइनल करोगे, क्यू नोट हो जाएगा दिस इज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, ये हो जाएगा दोस्तों बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। सिंपल। अब हमारे पास जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा यानी कि सोइल प्रेशर डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा दो लोड की वजह से, एक तो रिजल्टेंट लोड की वजह से और दूसरा बनेगा सेल्फ वेट की वजह से। जो प्रेशर डायग्राम बनेगा वो दोस्तों बनेगा रिजल्टेंट लोड की वजह से और प्रेशर डायग्राम की वजह से। ठीक है, क्या बनेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर आइसोलेटेड फुटिंग है तब तो कोई इश्यू नहीं है, आइसोलेटेड फुटिंग के लिए प्रेशर डायग्राम क्या बनेगा, वो तो यूनिफॉर्म ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, लोड के सीजी को फुटिंग के सीजी को कोइंसाइड करवा देते हैं, जनरली आइसोलेटेड फुटिंग में यही करते हैं। तो मैं पहला यहाँ पे देख लेता हूँ, पहला यहाँ पे बात कर लेता हूँ किसके लिए,
फर्स्ट हो जाएगा आइसोलेटेड फुटिंग के लिए, आइसोलेटेड फुटिंग के लिए, आइसोलेटेड फुटिंग के लिए। आइसोलेटेड फुटिंग का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं इसमें सिंपल सी बात करता हूं तो भाई मेरे पास में ये एक कॉलम है, ध्यान से देखना, दिस इज द कॉलम एंड ये हो जाएगा आपके पास में फुटिंग कुछ ऐसे, ये हो जाएगा फुटिंग कुछ ऐसे। तो मैं अगर इसको देखता हूं तो ये क्या हो रहा है, इसको अगर हम देखें तो माय डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा कुछ ऐसे, और इसमें हम लोग ये बोल देते हैं दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम और एज वेल एज सीजी ऑफ द फुटिंग, ये सीजी ऑफ द फुटिंग है और ये सेंटर लाइन ऑफ द कॉलम है। तो आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर हम लोग किस तरीके से कॉलम की पोजीशन पुट करते हैं, इसमें हम लोग कॉलम की पोजीशन देते हैं सीजी ऑफ लोड एंड सीजी ऑफ फुटिंग, सीजी ऑफ फुटिंग कोइंसाइड, फुटिंग कोइंसाइड। तो सीजी ऑफ द लोड एंड सीजी ऑफ फुटिंग क्या कर रही है दोस्तों, कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड करने का मतलब क्या रहा कि भाई जो प्रेशर डायग्राम बनेगा वो यूनिफॉर्म बनेगा, सिंपल सी बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स जब मैं इसके लिए प्रेशर डायग्राम बनाऊंगा, तो जब मैं इसके लिए प्रेशर डायग्राम बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया, पी लोड लग रहा है इस पे, दिस इज द पी लोड इज एक्टिंग। सो ड्यू टू दिस अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, मैं अगर इस लोड को, अगर मैं इस पूरी फुटिंग को लोड के रेस्पेक्ट में अगर डिफाइन करूं, तो लोड के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूंगा तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज द फुटिंग, दिस इज द फुटिंग, ध्यान से देखना, दिस इज द फुटिंग, और इस फुटिंग पे मैंने ये बोला कि भाई हमारे पास में जो है ये लोड आ रहा है किसकी वजह से, ये आ रहा है सेल्फ वेट वाला लोड। तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.2 PR, इंटेंसिटी ऑफ द लोड कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 0.2 PR। इसको मैं पहली बार तो मेंशन कर देता हूं, ये हो जाएगा दिस इज सेल्फ वेट, और ये हो जाएगा आपके पास सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, ये हो जाएगा सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, और जिसका वैल्यू हो जाएगा 0.2 PR। अपार्ट फ्रॉम दिस द लोड इज एक्टिंग विच इज दिस वन, ये सेंटर पे लोड लग रहा है और वो हो जाएगा दोस्तों PR, दिस इज द PR इज इक्वल टू P, एक ही लोड है, एक ही लोड है तो खुद ही होगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है दोस्तों, इसके लिए जब आप स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा वो हमें बात करनी है। तो इसके लिए जब हम स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, पहला डायग्राम बनेगा किसकी वजह से, ये डायग्राम बनेगा पहला डायग्राम बनेगा इसकी वजह से, लुक एट दिस, ये बना है किसकी वजह से, ये बना है सेल्फ वेट की वजह से। तो मैं अगर इसमें शो करता हूं माय डियर फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दिस इज ड्यू टू द सेल्फ वेट, दिस इज ड्यू टू द सेल्फ वेट। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे लाइक दिस, दिस इज द वन, और ये हो जाएगा आपके पास में कुछ इस तरीके से, और इसका वैल्यू बनेगा, ये बनेगा क्या बनेगा 0.2 PR डिवाइडेड बाई एरिया, 0.2 PR डिवाइडेड बाई एरिया, यही होगा स्ट्रेस डायग्राम। नाउ माय डियर फ्रेंड्स ये तो आपने लिख दिया इसके लिए। अब अगर मैं बात करता हूं सिंपली, अगर मैं इसके ऊपर जो है लोड की वजह से अगर डायग्राम बनाऊंगा तो लोड की वजह से कैसा डायग्राम बनेगा, लोड की वजह से जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। और माय डियर फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखते हैं तो भाई हमारे पास जो डायग्राम होगा वो हो जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, सो हियर इट इज, ये हो रहा है आपके पास कुछ इस तरीके से। और ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास में दैट इज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में PR बाई एरिया, PR रिजल्टेंट लोड डिवाइडेड बाई एरिया। सो दिस इज द सोइल प्रेशर डायग्राम फॉर आइसोलेटेड फुटिंग, दिस इज द सोइल प्रेशर डायग्राम फॉर आइसोलेटेड फुटिंग, और ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसका जो वैल्यू रहता है, सुनना ध्यान से, इसका जो वैल्यू रहता है, ये टोटल प्रेशर डायग्राम लग रहा है, ये जो वैल्यू है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू Q नोट, सिंपल। तो हियर इट इज, तो ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है।
अब अगर हम बात करें दोस्तों अलग अलग फुटिंग के लिए, अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो आइसोलेटेड फुटिंग हो गया। अब अगर हम बात करें क्या बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग के लिए हम कैसे बनाते हैं, तो कंबाइंड फुटिंग की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया आइसोलेटेड फुटिंग के लिए। दूसरा हम बात कर रहे हैं कंबाइंड फुटिंग के लिए। कंबाइंड फुटिंग के लिए तो माय डियर फ्रेंड्स, कंबाइंड फुटिंग के लिए अगर मैं बात करूंगा, कंबाइंड फुटिंग के लिए अगर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग फुटिंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने फुटिंग बना ली, ये कुछ ऐसे हैं, दिस इज द फुटिंग। और माय डियर फ्रेंड्स, इस फुटिंग के अंदर हमने क्या शो किया, हमने शो किया कि देयर इज ए कॉलम विच इज एक्टिंग हियर एंड देयर इज अनदर कॉलम विच इज एक्टिंग हियर, विच इज एक्टिंग हियर। इन दिस वी आर अज्यूमिंग दैट, इन दिस वी आर अज्यूमिंग दैट पी लोड यहां भी लग रहा है और पी लोड यहां भी लग रहा है। What we are assuming that P load is acting on both of the column. So this is the P and it is the P. It is the P. And we ensure that, ये ensure कर लेते हैं हम लोग कि भाई इसके अंदर जो है CG of the load, इसमें हम लोग क्या ensure कर रहे हैं, CG of the load and CG of the footing. CG of the load and CG of the footing are coincide. This is the CG of the footing and here we can show, and here we can show this sorry, so here we can show like this, this is the CG of the footing, this is the CG of the this is the CG of the load and this is the CG of the footing are coincide. सिंपल। तो मैं इसके अंदर केस 1 क्या ले रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, इसमें केस 1 ले रहा हूं, केस 1 ले रहा हूं जिसके अंदर मैं ये बोल रहा हूं CG of load and CG of footing, CG of the load and CG of footing are coincide, are coincide, मतलब दोनों मैच कर रहे हैं। तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, इसके लिए जो है वो डायग्राम बना लेते हैं। जैसे हमने कॉलम लगे हैं, जैसे हमने इसके लिए डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम ठीक वैसा वैसा उसके लिए बना लेते हैं। सो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसके लिए हम लोग सिंपल डायग्राम बना लेते हैं, फुटिंग और रिजल्टेंट लोड और सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग को लेके। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं इसके लिए डायग्राम बनाऊंगा तो क्या बनेगा, इसके लिए डायग्राम बनाऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ ऐसे, लुक एट दिस, दिस इज द वन, तो ये लोड लग रहा है, हो जाएगा कुछ ऐसे, सिंपल है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग लगेगा, तो सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग क्या हो जाएगा, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग हो जाएगा, वो हो जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, दिस इज द सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग। और इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, मैं सीधा सीधा वैल्यू लिख रहा हूं अब 0.2 PR। ये क्या है उसको आप यहां पे देख चुके हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। सो दिस इज द वन, ये आपके पास में बन गया 0.2 PR एंड हमने यहां पे शो कर दिया दैट इज द PR, लुक एट दिस, दिस इज द PR। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द बिकम्स PR, सिंपल है। अब इसका अगर हम स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो स्ट्रेस डायग्राम क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डायग्राम हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बना रहा हूं किसके लिए, सबसे पहले बना देता हूं सेल्फ वेट के लिए। सो दिस इज ड्यू टू द सेल्फ वेट, सो दिस इज ड्यू टू द सेल्फ वेट, तो ये हो जाएगा आपके पास, लुक एट दिस, दिस इज द ड्यू टू द सेल्फ वेट लाइक दिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास हो गया कुछ ऐसे एंड दिस इज द वन, और ये इसका जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 0.2, ये हो जाएगा ड्यू टू सेल्फ वेट, दिस इज ड्यू टू सेल्फ वेट, और ये हो जाएगा आपके पास में 0.2 PR डिवाइडेड बाई एरिया, 0.2 PR डिवाइडेड बाई एरिया। नाउ दूसरा हम लोग बना लेते हैं किसके लिए, PR के लिए, रिजल्टेंट लोड के लिए। तो ये बनेगा दोस्तों ड्यू टू द रिजल्टेंट लोड, और रिजल्टेंट लोड के लिए हम बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये बनेगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बनेगा कुछ ऐसे, सो दिस इज द वन लाइक दिस एंड हियर इट इज, ये हो जाएगा कुछ ऐसे, और ये बना है ड्यू टू रिजल्टेंट लोड, ये हो जाएगा आपके पास ड्यू टू रिजल्टेंट लोड।
रिजल्टेंट लोड, और ये हो जाएगा दोस्तों दैट इज PR डिवाइडेड बाय एरिया। और रिजल्टेंट लोड क्या होगा, अगर मैं इसके लिए रिजल्टेंट लोड देखता हूं दोस्तों, रिजल्टेंट लोड क्या होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखिए रिजल्टेंट लोड हम कैसे निकालते हैं, कहां गया, रिजल्टेंट लोड निकालते हैं, अगर एक से ज्यादा कॉलम हो तो सम कर देंगे, 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम जितना भी लोड लग रहा है सबको सम कर दो, यू विल गेट द total resultant load, and you can also determine the position of this resultant load by determining the CG of that, so you can determine that value, clear है। so here आपके पास PR हो जाएगा that is P plus P, so that PR is equal to, ये हो जाएगा that is PR is equal to 2P। in this we can assuming, इस वाले केस हमने क्या बोला है, CG of the load and CG of the footing coincide, but पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि भी हमारे पास दोनों लोड बराबर हैं तभी ये सारा हुआ है। अगर मैं ये बोल देता हूं, दोस्तों कि भी मेरे पास में P1 लोड ज्यादा है P2 से, तब उस केस में क्या होगा, तब कहानी थोड़ी सी बदलेगी। अगर मैं ये बोल देता हूं कि भी मेरे पास में वैल्यू ऑफ द P1 लोड इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द P2 लोड, उस केस में क्या होगा तो वो हम देख लेते हैं। तो हम कंबाइंड फुटिंग की बात करें, नाउ वी आर कंसीडरिंग केस 2, केस 2 के अंदर क्या हो जाएगा, व्हेन CG ऑफ द लोड, व्हेन CG ऑफ लोड नॉट कोइंसाइड विथ CG ऑफ फुटिंग, जब ये CG ऑफ फुटिंग को कोइंसाइड नहीं करता है तब क्या कहानी होगी, तब उस केस में कहानी कुछ नहीं होगी। ये सोम की बात ही कर रहे हैं हम लोग, आप उसको जानते हैं कैसे क्या करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें अगर हम देखें तो करना क्या है, देखो मैंने एक फुटिंग बनाया, ध्यान से देखिएगा, आप इसको आसानी से बना लेंगे। ये एक फुटिंग बनाया और माय डियर फ्रेंड्स इस फुटिंग के ऊपर मैंने एक कॉलम बना दिया, दिस इज द कॉलम, लुक एट दिस, हियर इज द कॉलम एंड हियर इज द कॉलम, देयर इज अनदर कॉलम, एंड वी आर अज्यूमिंग that here the load is acting P1, here the load is acting P1, look at this, and here the load is acting P2। तो हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया, this is the P1, this is the P2, this is the P1, this is the P2। this is the P1 or this is the P2, and we know that my dear friends, we know that here the CG of the footing, what is this line, this line is the CG of the footing, so we are assuming this is the CG of the footing line। ये आपके पास में हो गया CG of footing, एंड हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं रिजल्टेंट लोड इज एक्टिंग समवेयर एल्स हियर, दिस इज द रिजल्टेंट लोड विच इज एक्टिंग समवेयर एल्स हियर, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा दिस इज द PR, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं x, और ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे निकाल सकते हो, इसके रेस्पेक्ट में P1 इंटू कैसे निकालोगे आप, अगर आपको CG का वैल्यू निकालना है, यहां से निकालना चाहो तो P1 इंटू दिस प्लस P2 इंटू दिस डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, तो यहां से आपके पास CG ऑफ द लोड की लोकेशन आ जाएगी, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई CG ऑफ द फुटिंग आप जानते ही हो, रेक्टेंगल है या उसके हिसाब से CG ऑफ फुटिंग से इसके बीच का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सो में आपने कर रखा है। चलिए, सो दिस इज द वन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका रिजल्टेंट लोड अगर देखता हूं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट लोड की अगर मैं बात करता हूं तो रिजल्टेंट लोड हो जाएगा PR इज इक्वल टू P1 प्लस P2, सिंपल है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जब मेरे पास P1 प्लस P2 ये हो गया तो मुझे क्या करना है, इसके लिए सॉइल प्रेशर डायग्राम बनाना है। और सॉइल प्रेशर डायग्राम कैसा बनेगा, तो सॉइल प्रेशर डायग्राम के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डायग्रामेटिकली शो कर देते हैं। सुनिएगा ध्यान से कैसे हम करना चाह रहे हैं। तो मैं इसके अंदर क्या करना चाह रहा हूं, देखिए, तो मैंने इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले यहां पे ये बना दिया सिंपल फुटिंग का क्रॉस सेक्शन, एंड आई न्यू दैट दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, ये हो जाएगा दोस्तों y एक्सिस, क्लियर।
उसके बाद में हमने जो है वो पहले हम लोग यूडीएल लोड शो कर देते हैं, मतलब सेल्फ वेट शो कर देते हैं। दिस इज द सेल्फ वेट, दिस इज द सेल्फ वेट, और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.2 PR। चलो ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है वो रिजल्टेंट लोड को शो कर देते हैं। दिस इज रिजल्टेंट लोड एंड इट इज द ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में PR। दिस इज द रिजल्टेंट लोड, दिस इज द PR। And what is the difference between this load and the CG of the footing? This is the X, this is the X. So my dear friends, इसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेस डायग्राम बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेस डायग्राम बनाना है। ये आपके पास में जो है वो दोस्तों फुटिंग का डायग्राम बन गया। इसके लिए आपको स्ट्रेस डायग्राम बनाना है। कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, तो एक काम करते हैं, सेम स्लाइड दोबारा इसको बना लेते हैं। तो ये अपने पास में, अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, इसको हटा देता हूं, ये हमने माय डियर फ्रेंड्स, ये अपने पास में डायग्राम हो गया। इसके लिए हमें बात करनी है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें वैल्यू बताना है। सिंपल है। अब हम क्या करें, सबसे पहले भाई हमारे पास ये देखो डायग्राम ये बना हुआ था, इसको मैंने उधर बना लिया। नाउ अब मुझे इसके लिए अगर वैल्यू बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इसके लिए अगर बनाऊंगा तो कैसे हो जाएगा, लुक एट दिस, लुक एट दिस। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं सेल्फ वेट के लिए, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं सेल्फ वेट के लिए। सो दिस इज ड्यू टू द सेल्फ वेट, दिस इज ड्यू टू द सेल्फ वेट। और इसके अंदर जो बनेगा प्रेशर डायग्राम वो बनेगा कुछ ऐसे, ये बन जाएगा ये बन जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस। सिंपल है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है किसी को भी, ऑलरेडी 2 से 3 बार हम लोग बना चुके। दिस इज द वन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्यू टू सेल्फ वेट, ये हो जाएगा ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू सेल्फ वेट, और जिसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास में 0.2 PR डिवाइडेड बाय एरिया। अब हम बात कर लेते हैं रिजल्टेंट लोड की वजह से। तो रिजल्टेंट लोड की वजह से माय डियर फ्रेंड, अब यहां पे पॉइंट ये आता है कि सर रिजल्टेंट लोड की वजह से जो हम डायग्राम बनाएंगे वो कैसा बनेगा, प्योर रेक्टेंगल बनेगा या फिर जो है वो ट्रायंगुलर बनेगा। क्योंकि सीजी जब आता है तो मोमेंट होगा, मोमेंट आता है तो उसका डायग्राम ट्रायंगुलर शेप में बनता है। क्या यहाँ पे कैसा होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप लोगों ने डायग्राम बनाए होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तब वहां पे आपने 2-3 चीजें ऑब्जर्व करी होगी और सर ने आपको बताया भी होगा कि अगर मेरे पास में किसी भी सेक्शन के लिए अगर एक्सियल लोड लग रहा है और उस एक्सियल लोड की वजह से मेंबर में इसेंट्रिसिटी डेवलप हुई है और वो इसेंट्रिसिटी मोमेंट इंड्यूस करती है, सुनना ध्यान से, तब उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सियल लोड का इफेक्ट अलग लेके बात करते हैं, इसेंट्रिसिटी का इफेक्ट अलग लेके बात करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी मेंबर के अंदर एक्सियल लोड लगता है और उस एक्सियल लोड की वजह से इसेंट्रिसिटी डेवलप हुई है और उसके लिए मुझे अगर डायग्राम बनाना है एक्सियल लोड की वजह से भी और इसेंट्रिसिटी की वजह से भी, तो मैं क्या करता हूं, एक्सियल लोड का इफेक्ट अलग से लेकर डायग्राम ड्रॉ करता हूं और ये मानते हुए कि लोड सीजी पे लग रहा है, सुनना ध्यान से, ये मानते हुए कि लोड सीजी पे लग रहा है उसके रेस्पेक्ट में स्ट्रेस डायग्राम बना देता हूं। अब रियल में तो सीजी पे लग नहीं रहा है, वो इसेंट्रिसिटी डेवलप कर रहा है, तो जब इसेंट्रिसिटी दे रहा है तो बेसिक बात है मोमेंट बनेगा, तो मैं उस इसेंट्रिसिटी का जो इफेक्ट मोमेंट में आ रहा है उसको लेके अलग से डायग्राम बनाता हूं। तो अगर ऐसा सीन है जैसे यहां पे मेरे पास ये इसेंट्रिसिटी एक्स डिस्टेंस की यहां पे आ रही है, तो मुझे अगर इसके अंदर वैल्यू देखना है कितना डायग्राम बनेगा, कैसा बनेगा, तो ऑब्वियस यहां तो क्लियर हो गया कि बेंडिंग डायग्राम भी बनेगा और एक्सियल डायग्राम भी बनेगा। तो जब मैं इसका एक्सियल डायग्राम बनाऊंगा तो मैं इस लोड को सीजी पे मानूंगा और सीजी पे मानते हुए उसका स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो मैं इसका क्या कर रहा हूं, पहले सीजी पे मान लेता हूं इसको मैं, ये मैंने सीजी पे माना कुछ ऐसे, और ऐसे मान के हम क्या बोल देते हैं, इसके अंदर हम बोल देते हैं दोस्तों व्हाट इज दैट, ये हो जाएगा कुछ ऐसे।
सो ये हमने बनाया, ये हमने किसकी वजह से बनाया, ये बनाया दोस्तों हमने ड्यू टू रिजल्टेंट लोड, ये हमने बनाया ड्यू टू रिजल्टेंट लोड, और ये हो जाएगा अपने पास पी आर डिवाइडेड बाई एरिया। अब हम बात कर लेते हैं इसेंट्रिक डायग्राम की वजह से। इसेंट्रिक का मतलब जब ये एक्स पे लग रहा है और ये वाई वाई एक्सिस है, तब उस केस में इसका क्या इफेक्ट होगा, तो मैं उसको अलग लाइन से बना देता हूं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो दिस इज द वन, और यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, तो ये डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, हाँ इतना ही कर पाएंगे इसको। दिस इज द वन, ये हमने बना दिया कुछ इस तरीके से, और इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। चलिए, और इसका जो डायग्राम बनेगा, चूंकि इधर की साइड इसेंट्रिसिटी है, तो ये देगा आपको, इधर की साइड वैल्यू देगा पॉजिटिव और उधर की साइड वैल्यू देगा नेगेटिव। सो ये डायग्राम बन जाएगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस, और ये बनेगा कुछ ऐसे, लुक एट दिस। और इसमें जो वैल्यू होगा दोस्तों, वो वैल्यू कैसा बनेगा, ये वैल्यू बनेगा जब इधर की साइड लोड लग रहा है, इधर लगेगा, ऊपर उठ रहा है तो डाउनवर्ड होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से। हियर इट इज। अब ये कैसे बना, तो सीधी सी बात है यार, जब इधर लोड लग रहा, फुटिंग जो है इधर की साइड डाउनवर्ड शिफ्ट होगी, तो सोइल इधर प्रेशर अप्लाई करेगी। ये वाली फुटिंग जो है अपलिफ्ट कर रही है, तो ये क्या करेगी, टेंशन इंड्यूस करेगी। सो दिस इज द सिंपल, ये आपके पास में डायग्राम बनेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास डायग्राम बन गया ड्यू टू बेंडिंग। ये किसकी वजह से बन गया, ड्यू टू इसेंट्रिक बोल दो या ड्यू टू बेंडिंग बोल दो, इसको हम लोग बोल सकते हैं ड्यू टू इसेंट्रिसिटी और ड्यू टू बेंडिंग, दोनों में से किसी की वजह से भी बोला जा सकता है। और ये आपके पास में हो जाएगा, ये क्या वैल्यू हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा आपके पास में पी आर, ये हो जाएगा दैट इज पी आर इंटू ई डिवाइडेड बाई आई वाई वाई इंटू एक्स, पॉजिटिव होगा ये, और ये हो जाएगा नेगेटिव, दैट इज द पी आर इंटू ई डिवाइडेड बाई आई वाई वाई इंटू एक्स, दिस इज द नेगेटिव। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इसका रिजल्टेंट वैल्यू बनाएंगे, रिजल्टेंट लिखेंगे, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इधर क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस। सिंपल है। सो यू कैन ड्रॉ द रिजल्टेंट डायग्राम। ये डायग्राम भी आपके पेपर में आते हैं, स्पेशली ईएससी के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। अब डिजाइनिंग पोर्शन पे जाने से पहले हमें थोड़ी सी एक बात और देखनी है, वो हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है फुटिंग के लिए, फॉर बेंडिंग मूवमेंट एज वेल एज द शियरिंग फोर्स, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसको जानने से उस पर मूव करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो ये जितने भी बातें हमने बताई है, वो सारी की सारी बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। और ये बेसिक रहा है, जिसके अंदर जो है आप लोगों ने सोइल मैकेनिक्स में ये सारी बातें देखी थी, ये सारी बातें सोइल मैकेनिक्स की थी, आप लोगों ने वहां पे डिस्कशन कर रखा था, तो थोड़ा सा रिव्यू भी था, तो रिवीजन हो गया होगा आपको इसके अंदर। एंड ये प्योरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात है, इसमें कुछ नया नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं, जस्ट कंबाइंड इट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है क्रिटिकल सेक्शन देखेंगे और आइसोलेटेड फुटिंग के डिजाइन स्टेप देखेंगे, जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एंड फुटिंग के अंदर इतना ही होगा, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। जितना आप कॉलेज में करते हैं, ऑब्वियसली बात है, वहाँ सब कुछ कवर करना रहता है, तो समटाइम्स वहाँ पे हो सकता है आपको ज़्यादा मिला हो या अलग अलग टाइप ऑफ फुटिंग कर रही हो। बट कंपटीशन एग्जाम के अंदर ईएससी, गेट, आईएएस, आईएफएस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो रेक्टेंगुलर फुटिंग की डिजाइन ही पूछी गई है, आइसोलेटेड फुटिंग को लेके, तो वही आपको करना है। तो इतना ही हम लोग करेंगे। थैंक यू।